वेलकम अगेन। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो ये है कि कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करके हमें प्रूविंग करनी होती है कुछ क्वेश्चंस की कि भाई ये नंबर जो है इरेशनल नंबर है, ऐसा प्रूव करो। ठीक है, तो अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो यही है जैसे कि सामने आपके दिख रहा होगा, प्रूव दैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। एक और दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। ऐसे और भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को कैसे प्रूव किया जाता है? इन टाइप को प्रूव करने का तरीका होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है अपवाद की स्थिति पैदा करना, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करना। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, समोसा है। क्या है? समोसा। हमें प्रूव करना है कि भाई ये समोसा, हम जानते हैं कि समोसा है, हम जानते हैं कि ये क्या है, समोसा है। लेकिन अगर हमसे कहें कि भाई इसको प्रूव करो कि ये समोसा है, तो तुम कैसे प्रूव करोगे? तो एक तरीका है विरोधाभास, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, कि हम पहले मान लेंगे कि भाई ये समोसा नहीं है, ये क्या है, मिठाई है। कुछ और मानेंगे, जो एक्चुअली में होता है उसके अलावा कुछ और मानेंगे, जो नहीं होता है उसको मानेंगे। कि मान लेते हैं कि समोसा क्या है, एक मिठाई है। ठीक है, मीठा पदार्थ है। मिठाई मतलब एक मीठा पदार्थ है। यहाँ पे आपको प्रूफ करना था कि समोसा जो होता है वो कड़वा पदार्थ होता है। ठीक, तो एक मीठा पदार्थ है। अब आप इस समोसे को जब आपने मीठा मान लिया, तो चूंकि मिठाई में क्या होता है, मीठापन होता है। मिठाई में क्या होता है, मीठापन होता है। अब समोसा किसी को खिलाओगे तो उसको मीठा तो लगेगा नहीं, उसको कड़वा लगेगा। उसको क्या लगेगा, कड़वा लगेगा। इसके अलावा मिठाइयाँ तुमने जितनी प्रकार की देखी, उनका जो रंग और रूप होता है और समोसे का जो रंग और रूप होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मिठाई को बनाने का तरीका जो होता है और समोसे को बनाने का तरीका जो होता है वो भी अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है, आप इस समोसे की जो प्रॉपर्टीज़ देंगे वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी मिठाई की प्रॉपर्टी से। इसलिए ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने गलत माना है, हमने गलत अजम्पशन किया है कि समोसा क्या है, एक मिठाई है। तो बस इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। यानी हम पहले उसको गलत मानेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमने गलत माना है, फिर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि भाई ऐसा इसलिए हो गया, ऐसा गलती इसलिए हो गई, ऐसा ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने गलत अजम्पशन किया। तो ये जो तरीका होता है इसी को कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करते हैं वो हम बताने जा रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझा देंगे आपको कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल आपको आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल डिक्टो पूरा फॉर्मेट ही तैयार कर देंगे। तो पेन और पेंसिल सब लेकर बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, एकदम नोट कर लीजिएगा पूरा प्रोसेस कैसे क्या है। ठीक है, पूरा प्रोसेस इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करके बताते हैं कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम में करेंगे, हम इसको लेट करेंगे, लेट बी एज्यूम, लेट बी एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, इरेशनल नंबर, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर। उल्टा काम किया। इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, हम उल्टा काम करेंगे, हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, अब हमने ये एज्यूम कर लिया, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, P/Q के।
क्योंकि रेशनल नंबर का जो फॉर्मेट होता है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी। रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, जहाँ पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा पी एंड क्यू क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, पी एंड क्यू क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन जब भी आपको क्लास 9th में पढ़ाई गई होगी, ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप समझ लीजिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पी एंड क्यू ये दोनों ही नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इसके अलावा पी एंड क्यू जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखिए, को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। देखिए 1 तो सब, देखिए भाई जाहिर सी बात, फैक्टर क्या होता है, जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे वो नंबर जो उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे कि 25 को 5 क्या करता है, डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे 25 का 5 क्या है, फैक्टर है। तो किसी नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होता है। तो 1 जो होता है वो सभी नंबरों को डिवाइड करता है, 1 जो होता है वो सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है। इसलिए कहा अदर देन 1, 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे, तभी वो नंबर आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें पी एंड क्यू इंटीजर तो होते ही होते हैं, साथ में नो को प्राइम भी होते हैं। को प्राइम का मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, सब नोट कर लेना बेटा पॉज करके। चलिए पहले तो आप इसको समझ लीजिए, फिर लास्ट में पॉज करके वीडियो आप नोट कर लेना। तो हमने जब एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा आता है, तो इसका मतलब √2 जो होगा वो पी अपॉन क्यू के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको इक्वल कर दिया। अब क्यू को आप इधर भेज दीजिए, तो क्यू इंटू √2, भाई क्यू यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका पी। अब अंडर का साइन आपको हटाना है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इधर स्क्वायर करेंगे, यानी कि इधर का भी हम स्क्वायर करेंगे और इधर भी हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्यू का स्क्वायर जो होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, 2 बचता है सिर्फ, है ना। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ। तो क्यू स्क्वायर इंटू 2 और इधर पी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो क्यू स्क्वायर को आप रोक लीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, तो पी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2, यानी पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। अब इसके बाद आगे लाइन लिखोगे, आगे इसके बाद यहाँ पे लाइन हम बता रहे हैं क्या लिखनी है, लिखना है हेंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। भाई यहाँ खुद देखिए, पी स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, राइट। तो अगर कोई स्क्वायर टर्म किसी नंबर से अगर डिवाइड कर रहा है तो उसका नॉन स्क्वायर टर्म भी उसी नंबर से डिवाइड करेगा, ऐसा थ्योरम है। आप एनसीईआरटी, आपके पास जो एनसीईआरटी किताब लिखी है, एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास, या कोई भी टेक्स्ट बुक आपके पास चल रही होगी, टेक्स्ट बुक जो भी चल रही हो आपकी क्लास 10 में, उसमें आप ये वाला जो पोर्शन स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज शायद 1.2 एनसीईआरटी में, तो एक्सरसाइज 1.2 है। अदर टेक्स्ट बुक में क्या मुझे नहीं मालूम है, एनसीईआरटी में 1.2 है। तो उसके पहले जो कॉन्सेप्ट वगैरह जहाँ पे लिखा होता है, थ्योरी वगैरह, तो वहाँ पे आप देखिएगा एक थ्योरम लिखी होगी, उस थ्योरम में ये बताया जाता है कि अगर
कोई स्क्वायर टर्म किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसका नॉन स्क्वायर टर्म भी उसी नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, सो दैट तो इसका नॉन स्क्वायर टर्म क्या होगा, पी स्क्वायर का नॉन स्क्वायर टर्म क्या होगा, पी इज ऑल्सो, तो इसका नॉन स्क्वायर टर्म पी जो है वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। तो इसका जो नॉन स्क्वायर टर्म है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो p क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो p जो है 2 से डिविजिबल हो गया। क्लियर, इतनी बात आपने लिख दी। ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, ठीक। अब आप इतना वीडियो बेटा पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं अब इसको हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना काम हो गया। तो इसका मतलब p जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, p/2, p जो है डिविजिबल बाई 2। तो p अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब p का नंबर जो होगा, यानी जो p होगा वो क्या होगा, 2k के बराबर होगा। या भाई 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 तो रहेगा ही, साथ में एक कांस्टेंट k भी ले लेंगे, एक वेरिएबल k ले लेंगे। कांस्टेंट मतलब एक वेरिएबल हम k ले लेंगे जिसकी वैल्यू बदलती जाएगी, है ना। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, उसके साथ k लगा दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं भाई, k की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, है ना। तो अब अगर आप p की जगह पे 2k लेंगे तो k की वैल्यू 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2/2 डिवाइड हो जाएगा 1 से। k की वैल्यू 2 रखिए तो 2 जा 4, 4/2 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा 4। अगर k की वैल्यू 3 रखिए तो 2 3 जा 6, 6/2। तो कहने का मतलब है k की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो ऊपर p की वैल्यू ऐसी नंबर आएगा जो कि 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा माना जाता है, तो p इज इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, 2k मान लेंगे, ठीक है। इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंस p इज इक्वल्स टू 2k मान लेंगे। 2 कैसे माना, जब 2 से डिविजिबल है तो 2 तो रहेगा। अगर 3 से डिविजिबल होगा तो 3 रहेगा, 4 से डिविजिबल रहेगा तो 4 रहेगा, 5 से डिविजिबल रहेगा तो 5 रहेगा, और साथ में k लगा दीजिए बस, ठीक है। तो इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सही है कॉन्सेप्ट। तो p इज इक्वल्स टू 2k, तो p की वैल्यू क्या होगी, 2k के बराबर हो जाएगी, ठीक। अच्छा, जब p की वैल्यू 2k के बराबर हो गई तब तो हमने, अब पीछे बैक साइड में जाइए, पीछे बैक साइड में अगर आप जाएं आपको याद होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्या था, ये था क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2, ये तो था क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 2, ये तो था कॉन्सेप्ट पीछे, है ना। तो अब यहाँ पे p की वैल्यू आप 2k रख दीजिए, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब p की वैल्यू 2k रखोगे तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 2, 2 जा 4, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2k स्क्वायर। अब k स्क्वायर को आप रोक लीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर जो होगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर वही बात लिखोगे, यहाँ पे हेंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो दैट जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका नॉन स्क्वायर टर्म यानी कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। तो q भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, हेयर आप देख रहे हो p भी 2 से डिविजिबल हो रहा है और q भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। हेयर p एंड q, ठीक है, बोथ हैव, भाई p भी आपका 2 से डिविजिबल है और q भी आपका q 2 से डिविजिबल है।
तो इसका मतलब अगर p 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब p का 2 क्या होगा, फैक्टर होगा, और q भी 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब q का भी फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो एक प्रकार से 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का। तो हेयर p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर है। कौन सा, 2 कॉमन फैक्टर बैठ जा रहा है। जबकि अभी हमने आपको बताया कि p और q कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। आपने इनको रेशनल नंबर माना था, तो रेशनल नंबर अगर आपने माना था तो p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर हो रहा है। तो इसका मतलब ये विरोधाभास कैसे हो गया, ये कंट्राडिक्शन कैसे आ गया यहाँ पर। तो ये इसीलिए आ गया क्योंकि हमने गलत माना। क्या गलत माना, कि हमने ये गलत माना कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। √2 क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमने गलत माना, तभी यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। इसका मतलब सही क्या होगा कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब √2 क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो यहाँ में लिखेंगे सो द कंट्राडिक्शन occurs by our wrong assumption, wrong गलत, assumption गलत मानने पर, assumption ओके। सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब √2 रेशनल नंबर नहीं, क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक, बस प्रूव्ड। तो ये है इसका सीधा कॉन्सेप्ट, ये इसका सीधा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो नोट करने से पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए।